आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का परिचय करवा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त लोकसभा से आपके सामने। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री और खान मंत्री श्री चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री श्री सी आर पाटिल, जल शक्ति मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राव इंद्रजीत सिंह, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अर्थ साइंस मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जादव प्रतापराव गणपतराव, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीपद यशो नाइक, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल, सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे, माइक्रो, स्मॉल
एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री BL वर्मा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री शांतनु ठाकुर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री अजय टमटा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री रवनीत सिंह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री तोखन साहू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती नीमूबेन जयंतीभाई बांभड़िया कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और सिविल एविएशन मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री पवित्र मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। तो आपने देखा स्पीकर ओम बिरला जिन्होंने अभी इमरजेंसी की बात कर दी, उससे ठीक पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना जिन्होंने अपने पूरी कैबिनेट का मंत्रियों का परिचय दिया, एक एक मंत्री के मंत्रालय के बारे में जानकारी दी। आज का दिन इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प रहा। 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए अव्वल तो चुनाव हुआ। उस चुनाव में नंबर गेम के लिहाज से एनडीए विजयी ही होना था,
नरेंद्र मोदी के पास ताकत भी थी, मैनेजमेंट भी था और वो फ्लोर मैनेजमेंट काम कर गया। लेकिन एक तस्वीर जो आज सभी को देखनी चाहिए, जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन करती हुई एक तस्वीर, एक परिचय करती हुई ये तस्वीर। जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुने गए तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है, एक औपचारिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर को उनके पद तक लेकर आते हैं, उनकी चेयर तक लेकर आते हैं और इस दौरान लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और इस पोजीशन पर आप जानते हैं जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी 10 कदम ही सही लेकिन साथ साथ चलते हुए नजर आए। पीछे किरण रिजिजू भी थे, संसदीय कार्य मंत्री के रोल में है वो, हाथ मिलाकर अभिवादन करते हुए, कांग्रेचुलेट करते हुए। आज राहुल गांधी की तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। अभी तक आप राहुल गांधी को कैसे देखते आ रहे थे? वो जब न्याय यात्रा निकाल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, एक टी शर्ट वाला जो उनका लुक था, आप उससे ठीक उलट आप देखिए सफेद रंग के कुर्ते पजामे के लुक में वो नजर आ रहे थे। अभी इमरजेंसी को लेकर ओम बिरला स्पीकर महोदय कुछ कह रहे हैं, बवाल शुरू हो गया है। जरा एक बार तस्वीरें आप देख लें। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। क्रूर और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 49वां, 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथी ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया, क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में जब आपातकालीन इमरजेंसी के 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे सुरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनके अभूतपूर्व संघर्ष, जिनके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई,
उनकी सराहना करते हैं। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की कूट सच्चाइयों का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज ही के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। सी परिस्थिति इस वक्त आपको सदन के इस भवन में दिखाई देगी। एक तरफ एनडीए के सांसद हैं, 2 मिनट का मौन है, क्योंकि आज पहले दिन ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है, आपातकाल के खिलाफ ये रेजोल्यूशन लाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से बंद आधे घंटे के पश्चात के लिए स्थगित की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्थगित हो गई है, हाउस एडजर्न किया गया। ये मतलब आज पहला दिन था और जो ओम बिरला के नाम को लेकर लगातार इंडिया अलायंस के कुछ नेता बहुत ही क्लियरली तो कुछ दबी जुबान में ये कह रहे थे कि पक्षपातपूर्ण रवैया उनका होता है। आज किसी ने सोचा नहीं था कि आज इमरजेंसी के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। रेजोल्यूशन पर संगीत रागी साहब यहीं खड़े हुए हैं, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है डिवीजन ऑफ वोट भी हो, लेकिन कार्यवाही को एडजर्न कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान आपने देखा किस तरीके से विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रही थी। हालांकि वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन आपातकाल के खिलाफ ये एक रेजोल्यूशन लाया गया। ओम बिरला स्पीकर आज चुने गए और इतिहास के सबसे काले दिन के तौर पर इमरजेंसी को याद किया गया और ये रेजोल्यूशन रखा गया। हमारे चारों मेहमान जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, समीर चौंगावकर जी, संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी। मैं तो ये सोच रही थी इस रेजोल्यूशन को लाने का मकसद क्या रहा, संगीत रागी जी? ये मुझे नहीं अभी तक समझ में आया है कि ये रेजोल्यूशन जो है वो टेबल किया जाएगा, क्या इस पर डिस्कशन होगा। मुझे ऐसा लगता है ये संदेश था सभापति के तरफ से, ये स्पीकर के तरफ से संदेश था और उसकी परिणति यह हुई कि सारे संसद सदस्य जो है वो मौन धारण करके एक ढंग से कमिटमेंट उन्होंने दिखाया कि भाई जो कुछ हुआ था, जिसको जो कुछ हुआ उसकी चर्चा स्पीकर ने कर दिया। कांग्रेस को याद दिला दिया कि आपने इमरजेंसी लगाई थी, सदन में याद दिलाया कांग्रेस ने कैसे तानाशाही की थी, सदन को याद दिलाया गया कि कैसे प्रेस एक्ट वगैरह जो है वो समूचा संविधान संशोधन कैसे कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता कैसे खत्म कर दी गई थी, जुडिशियल फ्रीडम जो है वो कैसे कर्टेल कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स कैसे खत्म कर दिया गया था। ये सारी बातें याद दिलाया गया और मुझे लगता है कि एक प्रकार से इस बात की ओर भी संकेत था कि देखिए जो संविधान बचाने की बात आप संविधान लेकर के आए थे, राहुल गांधी लेकर के आए थे और विपक्ष लोग लेकर के आए थे, उनको भी एक ढंग तरीके से याद दिलाई गई कि देखिए इस जो लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं उनके पुरखों ने, उनकी पार्टी ने संविधान की किस प्रकार से हत्या की थी। नहीं, लेकिन एक बात जो गौर करने वाली ये थी हर्षवर्धन जी, आज स्पीकर साहब ने कांग्रेस के तानाशाह जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया।
आज इस रिजोल्यूशन में, अब हालांकि वो हंगामे की तस्वीर सामने होती तो ये पता चलता कि इसमें हंगामा करने वाले क्या समाजवादी पार्टी के सांसद भी शामिल थे या केवल कांग्रेस पार्टी के सांसद थे? देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि आज के संदर्भ को देखा जाना चाहिए। आज सुबह 8 बजे 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से ये अनाउंस किया था कि जो संविधान ने अधिकार दिया है उसके आधार पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी लेकर वो आपातकाल का ऐलान कर रही हैं। अब ऐसे में जब सदन आज ही के दिन एक तरह से शुरू हो रहा है, भले ही 2 दिन वो शपथ हुई हो, लेकिन शपथ का दिन उसमें नहीं गिना जाएगा। एक तरह से तो आज ही जब अध्यक्ष आसन पर बैठ गया, सदन के आसन पर बैठ गया, तब तय होता है। तो अध्यक्ष कहें कि उस घटना को याद कर रहे हैं जो लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। भारतीय राजनीति में उससे काला दिन कभी नहीं हुआ। संविधान की सही मायनों में उस दिन हत्या करने की कोशिश की गई थी। लंबा समय लगा, 77 में जाकर हम उससे उबर पाए, वापस आ पाए, लेकिन एक प्रतिबद्धता भी है। और तानाशाह उस वक्त निश्चित तौर पर कांग्रेस की नेता थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अब आज जहां पूरा विपक्ष संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, उस नारे को लेकर आगे आया, संविधान की प्रति लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से शपथ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो रेजोल्यूशन जैसा ही है। और अब चूंकि अगर रेजोल्यूशन होता है तो फिर उस पर तो सदन के सारे जो जितने भी पक्ष विपक्ष जो भी हैं वो अपनी बात भी रखते हैं, बोलते भी हैं, और शायद ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अब कार्रवाई स्थगित हो गई है तो थोड़ा अभी भ्रम की स्थिति है कि ये क्या इस पर चर्चा भी आगे कराने का है या सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष ने अपनी तरफ से पूरे सदन का एक भाव ये प्रस्तुत किया है, ये थोड़ा अभी स्पष्टता नहीं आ रही। राहुल जी, सदन का भाव होता तो फिर रेजोल्यूशन होता क्या? देखिए, अगर रेजोल्यूशन लाया गया तो वो सदन द्वारा पास किया जाता है। फिर अगर रेजोल्यूशन है तो वो पास करना होता है। अगर सिर्फ स्टेटमेंट है कि स्पीकर जो है उन्होंने सिर्फ एक भाव रखा है तो अलग बात है। लेकिन अगर रेजोल्यूशन होगा तो फिर सबको बोलने की इजाजत भी होती है उस रेजोल्यूशन पर, उस पर डिस्कशन होता है और उसको जो है पास करना होता है सदन को। ये तो फिर ये हंगामा इतना क्यों हो रहा था कि क्या देश में एक संविधान की अवहेलना नहीं हुई? क्या देश में कभी आपातकाल लगा नहीं? ये हंगामा करने का मकसद फिर क्या था? संविधान की अवहेलना तो हुई ना, इमरजेंसी तो लगी थी, ये इतिहास को कौन नकार सकता है? तो फिर इतना हंगामा किस बात का? वैसे तो हंगामा इस पे होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि खुद इंदिरा गांधी इस पे माफी मांग चुकी थी, तो वो भी इसको गलत मानती थी। जो उन्होंने कृत्य किया उसको भी गलत मानती थी, तो कांग्रेस को वैसे भी इसको गलत मानना चाहिए और कांग्रेस को आगे बढ़कर अगर कांग्रेस कहती, और राहुल गांधी आज जो है विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में थे, वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि बहुत गलत बात हुई थी, वो ये कह सकते थे। लेकिन आज एक कुछ सुखद अनुभव भी सदन में दिखाई दिए, जैसे राहुल गांधी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। जब वो जो है ओम बिरला को लेने गए थे, दोनों ने हाथ मिलाया। वो दोनों जो हैं साथ में ओम बिरला को उनकी कुर्सी तक, उनके आसन तक लेके गए। तो ये सुखद अनुभव भी आज देखने को मिले। जबकि राहुल गांधी ने एक बार फिर बात करते हुए ये जरूर ओम बिरला को याद दिलाया कि अगर वो उनको बोलने की इजाजत देंगे तो एक तरह से संविधान को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो जो संविधान वाली बात है उसको और उन्होंने जोर दिया। उधर जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी एक बात ओम बिरला को याद दिलाई कि जिस तरह से उन्होंने सदन जो सदस्य हैं उन्हें सदन से जो है वो निष्कासित किया था, वो शायद सस्पेंड किया था। जो बात आप राहुल जी कह रहे हैं ये बात निलंबित किया था, उसकी याद भी दिलाई। हाँ, कि कोई नाराजगी जैसी तस्वीर नहीं थी, कोई कटुता नहीं दिखाई दी। ऑपोजिशन को पता था कि नंबर गेम उनके हित में तो है नहीं, उनके पक्ष में है नहीं, लेकिन फिर भी एक रस्म अदायगी की गई। ये सब कुछ बड़ा सोच समझ के किया गया होगा। अब तो राहुल गांधी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बार सदन में है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रोल में है। बिल्कुल, अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए, लेकिन इसके लिए बहुत कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ी, विपक्ष को बहुत मशक्कत करनी पड़ी उन्हें मनाने के लिए लंबे समय से, क्योंकि वो शायद तैयार नहीं हो रहे थे, इसके लिए मन से तैयार नहीं होंगे। लगातार कहा गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को प्रस्ताव पास करना पड़ा, खड़गे साहब को कहना पड़ा कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मुझे कार्रवाई करना पड़ेगी। सोनिया गांधी को मिन्नतें करना पड़ी, प्रियंका गांधी को समझाना पड़ा, पार्टी के सीनियर लीडर से राहुल गांधी को समझाया, तब जाके उन्हें समझ में आया कि मुझे विपक्ष का नेता बनना चाहिए। अगर मुझे आगे प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना और भविष्य के नेता के रूप में दिखना है तो मुझे यह संवैधानिक पद लेना होगा। देखिए, राहुल गांधी ने अपने जीवन में पहली बार संवैधानिक कोई पद लिया है। अभी देखते हैं कि वो इस पद का निर्वहन कैसे करते हैं। क्या वो विपक्ष को साथ लेकर चलते हैं? क्या वो सरकार को बराबर घेर पाते हैं? एक विपक्ष का नेता का पद एक जिम्मेदारी का पद होता है।
आप इसे शेडो कैबिनेट बना के, इनके पास ताकत होती है और एक बड़े पद के रूप में इसे देखा जाता है। तो राहुल गांधी को अब अपनी परिपक्वता बतानी होगी। जिस तरीके से अभी तक उनका सदन के अंदर व्यवहार रहा है, अगर हम एक संसद के रूप में देखें, इसे थोड़ा सा और मतलब जिनसी तरीके से अगर बात करने की कोशिश करूं, पढ़ लिख कर आना पड़ेगा, विषय पर चर्चा करना पड़ेगी, उन्हें सदन में उपस्थित रहना पड़ेगा, विपक्ष के दूसरे या सेकंड बेंच पर बैठ के काम करते हैं, दूसरे साथियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो आपके विपक्षी और पार्टियां उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सरकार के साथ आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा, लोकसभा स्पीकर के साथ आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। देखिए, विपक्ष नेता जरूर है, लेकिन आपको सरकार के साथ भी कई मुद्दों पर सहमति बनानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हमेशा टकराव का मोड़ लूंगा और सरकार कुछ भी करेगी उसका मुझे विरोध करना है। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी होती है। अब राहुल गांधी कैसे निभाते हैं देखना होगा, हम सब देखना चाहेंगे। और पहली बार उन्होंने जिंदगी में कोई संवैधानिक जिम्मेदारी ली है, तो पूरा देश देखना चाहेगा कि अब राहुल गांधी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 10 साल बाद विपक्ष का नेता बनने लायक सांसद मिले हैं, खासतौर से कांग्रेस को। तो अब कांग्रेस वो रिएक्ट कैसे करती है? अभी वो टी शर्ट वाली बात नहीं, अभी वो कुर्ता पजामे वाली बात करनी होगी, है ना? देखिए मेरा कहना है, आप टी शर्ट पहने। छोटा सा एक रिएक्शन आपका लेके फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। देखिए, आज प्रशंसा करनी पड़ेगी उनकी जी। आज वो बहुत भले लग रहे थे। जो टी शर्ट और जीन्स में जब वो हुआ करते थे तो कुछ और लगता था, जैसे लगता था यंग एंग्री मैन वाला जो हमेशा भूमिका में होती थी, युवा तुर्क की भूमिका में। आज वो थोड़ा सा नेता जैसा दिखाई दे रहे थे राहुल गांधी, तो प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाकई अब उनको अपनी बौद्धिक क्षमता दिखानी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी और बहुत मर्यादा का भी आचरण करना पड़ेगा। जो पहले जिस प्रकार से वो बातें करते थे, वो बातें, वो लहजा भी अब संसद में नहीं चलेगा। उनको बहुत जिम्मेदार तरीके से संसद में आचरण करने की आवश्यकता पड़ेगी। पढ़ लिख करके आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मुद्दे को समझना पड़ेगा, नियमों को समझना पड़ेगा, संसद की जो बारीकियां हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा और साथ साथ जो भी उनके सहयोगी, विपक्ष के सहयोगी गठबंधन के नेता हैं, उनके साथ भी तालमेल बिठाना उनकी जिम्मेदारी होगी। उनके साथ फ्लोर मैनेजमेंट करना उनकी जिम्मेदारी। उसी तालमेल वाली बात पर ही मैं इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करूंगी। थर्ड टर्म में भी कैसे क्लियर एंड परफेक्ट मैनेजमेंट लेकर चल रहे हैं मोदी, और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद कितने बदल गए हैं राहुल गांधी, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।